कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 1983 में हॉकिंस नाम के एक छोटे से शहर से। नेशनल लेबोरेटरी के भीतर एक वैज्ञानिक किसी अजीब प्रयोगशाला में भागता हुआ नजर आता है। उसकी घबराहट बढ़ती जाती है क्योंकि उसके पीछे कुछ रहस्यमय ताकत है। अचानक वह अदृश्य प्राणी का शिकार बन जाता है। इसके बाद कहानी हॉकिंस मिडिल स्कूल के 4 दोस्तों माइक, विल, लुकास और डस्टिन के साथ आगे बढ़ती है। ये बच्चे बेसमेंट में बैठकर डंजन्स एंड ड्रैगन्स नाम का खेल खेल रहे होते हैं। माइक इस गेम को खत्म करना चाहता है लेकिन लुकास और डस्टिन इसे बढ़ाना चाहते हैं। अंत में खेल खत्म होता है और बच्चे अपने अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में विल अकेला होता है। अंधेरे में वह अपनी साइकिल से घर लौट रहा होता है कि तभी जंगल के पास उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह घबरा जाता है और उसकी साइकिल गिर जाती है। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन जंगल में एक रहस्यमय प्राणी उसका पीछा करता है। डरते हुए विल अपने घर के शेड में छुप जाता है लेकिन वहां एक अजीब रोशनी और ऊर्जा के बीच वह गायब हो जाता है। अगले दिन माइक के परिवार और हॉकिंस के बाकी लोग विल के गायब होने की खबर से दहल जाते हैं। माइक की मां जॉयस बायस और उसका बड़ा बेटा जोनाथन पुलिस चीफ जिम हॉपर के पास शिकायत दर्ज कराते हैं। हॉपर इस घटना को गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि हॉकिंस जैसे शांत शहर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ जंगल में माइक और उसके दोस्तों को एक रहस्यमयी लड़की मिलती है। ये लड़की गंदे कपड़ों में है और उसके सिर के बाल मुंडे हुए हैं। वह डरी हुई लगती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। माइक उसे अपने घर ले जाता है और उसे छुपा देता है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहला एपिसोड खत्म हुआ था। माइक उस रहस्यमयी लड़की को अपने घर ले आता है और उसे अपने बेसमेंट में छुपा देता है। माइक उससे उसका नाम पूछता है लेकिन लड़की जवाब नहीं देती। माइक उसे खाना देता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे सुरक्षित रखेगा। लड़की के हाथ पर 011 का टैटू बना हुआ होता है जिससे माइक उसका नाम 11 रख देता है। इस बीच विल की मां जॉयस बायस और जोनाथन अभी भी उसकी तलाश में है। जॉयस को अजीब फोन कॉल्स आने लगती हैं जिनमें उसे विल की आवाज सुनाई देती है। फोन पर एक अजीब ऊर्जा की गड़गड़ाहट होती है और फोन जल जाता है। जॉयस को यकीन हो जाता है कि विल जीवित है और किसी दूसरी जगह पर फंसा हुआ है। पुलिस चीफ हॉपर अब विल की गुमशुदगी की जांच शुरू करता है। वह नेशनल लेबोरेटरी पहुंचता है लेकिन वहां के वैज्ञानिक उसे कोई ठोस जानकारी नहीं देते। हॉपर को शक होने लगता है कि लैब में कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ माइक के दोस्त लुकास और डस्टिन को लगता है कि माइक ने उन्हें विल की खोज में धोखा दिया है क्योंकि वो घर पर छिपा हुआ है। माइक, लुकास और डस्टिन को 11 के अजीबोगरीब शक्तियों के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगता है। इसी दौरान जॉयस अपने घर की दीवारों में एक अजीब सी रोशनी और हरकत देखती है। वो डर जाती है लेकिन उसे विश्वास हो जाता है कि विल उससे किसी तरह संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड के अंत में हॉपर को जंगल के पास विल की साइकिल मिलती है जिससे मामला और भी उलझ जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब हॉपर और उसकी टीम विल की तलाश जारी रखती है। वे नदी के पास एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं। उसी समय राज्य पुलिस को एक बच्चे की लाश मिलती है। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है और सभी को यकीन हो जाता है कि विल मर चुका है। दूसरी तरफ जॉयस को लगता है कि यह लाश विल की नहीं है क्योंकि उसे यकीन है कि विल अब भी जीवित है। वो घर पर क्रिसमस लाइट्स लगाती है ताकि विल उनसे किसी तरह संपर्क कर सके। जल्द ही लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और दीवार पर रन शब्द उभरता है जिससे जॉयस का यकीन और भी पक्का हो जाता है कि विल दूसरी दुनिया में फंसा है। माइक, लुकास और डस्टिन अब 11 के अजीब व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। माइक उसे स्कूल के बारे में बताता है लेकिन 11 फ्लैशबैक में जाती है जहां उसे हॉकिंस लैब में अपने ऊपर किए जा रहे प्रयोग याद आते हैं। डॉक्टर ब्रेनर उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए खतरनाक परीक्षण करता है। इस बीच नैन्सी और उसकी दोस्त बाबरा एक पार्टी में जाती हैं। स्टीव के घर पर चल रही इस पार्टी में नैन्सी स्टीव के करीब आती है जबकि बाबरा अकेली रह जाती है। पार्टी के दौरान बाबरा पूल के किनारे बैठी होती है लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और बाबरा अचानक गायब हो जाती है। एपिसोड के अंत में नैन्सी को पता नहीं चलता कि बाबरा कहां चली गई। वहीं जॉयस अपने घर में दीवारों के पीछे किसी अजीब सी दुनिया की झलक देखती है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जॉयस से जो अब पूरी तरह से यकीन कर चुकी है कि विल जीवित है और किसी दूसरी दुनिया में फंसा हुआ है। वो अपने घर में और अधिक क्रिसमस लाइट्स लगाती है और एक अल्फाबेट दीवार बनाती है ताकि विल उससे संपर्क कर सके। अचानक लाइट्स चमकती हैं और विल रन शब्द टाइप करता है जिससे जॉयस को खतरे का संकेत मिलता है। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लुकास 11 की मदद से विल को खोजने की योजना बनाते हैं। 11 अपने मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कर एक रेडियो सिग्नल पकड़ती है
जिससे वे विल की आवाज सुनते हैं जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। ये सुनकर तीनों दोस्त चौंक जाते हैं। हॉपर इस मामले की तह तक जाने के लिए राज्य पुलिस द्वारा मिली विल की लाश की जांच करता है, लेकिन जब वो शवगृह में जाकर लाश को खोलता है तो उसे पता चलता है कि लाश असली नहीं है बल्कि एक नकली पुतला है। ये देख हॉपर को यकीन हो जाता है कि कुछ बड़ा छिपाया जा रहा है। उधर नैन्सी अपनी दोस्त बाबरा की तलाश में जुट जाती है। वो स्टीव के घर के पास जंगल में बाबरा को ढूंढने जाती है, लेकिन वहां उसे एक अजीब सी परछाई और गहराई दिखाई देती है जो उसे डरा देती है। एपिसोड के अंत में हॉपर हॉकिंस लैब में घुसने का फैसला करता है ताकि असलियत का पता लगा सके। यह एपिसोड एक रहस्यमयी माहौल के साथ शुरू होता है। हॉपर हॉकिंस लैब में घुसने के बाद वहां छिपकर सबूत खोजने की कोशिश करता है। वो अंदर जाकर गुप्त कमरे देखता है और लैब के वैज्ञानिकों के अजीबोगरीब उपकरणों पर नजर डालता है। एक जगह पर उसे खून से सना हुआ एक पोर्टल मिलता है जो एक अजीब और डरावनी दुनिया की ओर इशारा करता है। हॉपर इस पोर्टल को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गार्ड्स आ जाते हैं और उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब वो होश में आता है तो खुद को अपने घर में पाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे वहां कैसे लाया गया। दूसरी ओर माइक, डस्टिन और लुकास 11 के साथ मिलकर विल को खोजने की योजना बना रहे होते हैं। 11 बताती है कि विल एक अपसाइड डाउन नामक अजीब दुनिया में है। लुकास को इस पर विश्वास नहीं होता और वो माइक से झगड़ने लगता है। उनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लुकास गुस्से में वहां से चला जाता है। इस बीच जॉयस और जोनाथन अपने पिता के घर जाते हैं। जोनाथन अपने पिता से बाबरा और विल की गुमशुदगी के बारे में पूछता है, लेकिन उसका पिता कोई खास मदद नहीं करता। जॉयस को लगता है कि उसका पूर्व पति अब भी वही स्वार्थी व्यक्ति है। नैन्सी और स्टीव जंगल में बाबरा की तलाश में जाते हैं। वहां उन्हें अजीब पंजों के निशान मिलते हैं। नैन्सी का शक बढ़ता जाता है कि हॉकिंस में कुछ असामान्य हो रहा है। तभी उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है जो सीधे अपसाइड डाउन की ओर खुलता है। नैन्सी नीचे झांकती है और अचानक वहां से एक डरावना जीव उसकी ओर आता है। वहीं लुकास अकेले जंगल में भटक रहा होता है। वो अचानक एक ऊंचे स्थान पर चढ़ता है और दूरबीन से हॉकिंस लैब की ओर देखता है। उसे वहां भारी सुरक्षा और अजीब गतिविधियां दिखाई देती हैं। वो समझ जाता है कि कुछ बड़ा छिपा हुआ है। एपिसोड के अंत में 11 अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करती है और एक ट्रांस जैसी स्थिति में चली जाती है। वो खुद को एक काले और डरावने स्थान पर पाती है जहां विल की कमजोर आवाज उसे पुकार रही होती है। लेकिन अचानक एक बड़ा डरावना जीव उसके सामने आ जाता है। 11 डर के बावजूद अपने दोस्तों के लिए लड़ने का संकल्प लेती है। यह एपिसोड पिछले घटनाक्रम के ठीक बाद शुरू होता है। नैन्सी अब भी अपसाइड डाउन में फंसी होती है। वो डेमोगोगन से बचने के लिए भागती है, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा और अजीबोगरीब लताओं का जंगल फैला हुआ है। तभी वह एक पेड़ के तने में बनी दरार से बाहर आने की कोशिश करती है। जोनाथन उसकी चीख सुनता है और उसकी मदद करके उसे बाहर खींचता है। दोनों गहरी सांस लेते हैं और समझ जाते हैं कि इस जगह का सच हॉकिंस से कहीं ज्यादा खतरनाक है। दूसरी ओर हॉपर और जॉयस एक बार फिर विल को खोजने की अपनी योजना बनाते हैं। वे स्कूल के विज्ञान शिक्षक मिस्टर क्लार्क से मिलते हैं जो उन्हें अन्य आयामों के बारे में बताते हैं। मिस्टर क्लार्क एक व्याख्या देते हैं कि कैसे एक परिकल्पित पोर्टल किसी दूसरी दुनिया तक पहुंच सकता है। ये बातचीत हॉपर और जॉयस के शक को पक्का कर देती है कि विल वास्तव में किसी दूसरी दुनिया में फंसा हुआ है। माइक, डस्टिन और 11 अब भी जंगल में है। डस्टिन का सुझाव होता है कि उन्हें लुकास को वापस लाना चाहिए, लेकिन माइक 11 की हालत को देखकर चिंतित है क्योंकि वह बार बार कमजोर हो रही है। अचानक उन्हें लुकास की आवाज आती है जो भागता हुआ उनके पास आता है। वह बताता है कि उसने लैब के गार्ड्स को देखा है और वे खतरनाक हैं। इसी बीच स्टीव नैन्सी और जोनाथन को ढूंढने पहुंचता है। उसे देखकर जोनाथन का गुस्सा फूट पड़ता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। स्टीव भाग जाता है, लेकिन नैन्सी और जोनाथन अब यह फैसला कर लेते हैं कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और डेमोगोगन का सामना करेंगे। उधर 11 अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके डेमोगोगन का पता लगाने की कोशिश करती है। वह एक गहरी ट्रांस स्थिति में चली जाती है और विल की आवाज को फिर से सुनती है, लेकिन इस बार डेमोगोगन सीधे उसकी ओर बढ़ता है। डर के बावजूद 11 अपनी शक्तियों से उसे पीछे धकेल देती है। एपिसोड के
अंत में हॉपर और जॉयस हॉकिंस लैब की ओर बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि वहां उनका सामना खतरनाक रहस्यों से होगा। नैन्सी और जोनाथन अपने बनाए हथियारों के साथ डेमोगोगन का सामना करने की तैयारी करते हैं। यह एपिसोड तब शुरू होता है जब हॉपर और जॉयस हॉकिंस नेशनल लैब के अंदर घुसने की योजना बनाते हैं। सुरक्षा बेहद कड़ी होती है, लेकिन हॉपर अपनी पुलिस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए गार्ड्स को चकमा देकर अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर वे एक खौफनाक नजारा देखते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों के बीच पोर्टल खुला हुआ है जो अपसाइड डाउन की ओर जाता है। जॉयस को ये देखकर यकीन हो जाता है कि उसका बेटा विल इसी पोर्टल के उस पार कहीं फंसा हुआ है। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन, लुकास और 11 पुलिस और लैब के गार्ड से बचने के लिए छिपे हुए हैं। 11 कमजोर महसूस कर रही होती है, लेकिन फिर भी वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गार्ड्स को दूर रखती है। अचानक माइक को एक आइडिया आता है, वे मिस्टर क्लार्क से मदद मांग सकते हैं। मिस्टर क्लार्क उन्हें बताता है कि अगर उन्हें 11 को एक ट्रांस जैसी स्थिति में पहुंचाना है तो उन्हें एक बड़े सेंसरी डिप्राइवेशन टैंक की जरूरत होगी। बच्चे जिम के एक बड़े पूल को पानी और नमक से भरते हैं ताकि 11 उसमें जाकर अपनी मानसिक शक्तियों को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके। ये दृश्य बेहद रोमांचक होता है जब 11 ट्रांस में जाती है और विल की आवाज सुनती है। वो उसे एक अंधेरी और खौफनाक जगह में देखती है जहां वो बेहद डरा हुआ है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। इसी बीच नैन्सी और जोनाथन डेमोगोगन का सामना करने के लिए अपने हथियार तैयार कर लेते हैं। वे जानते हैं कि इस खतरनाक प्राणी को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन वे डटकर उसका सामना करने का फैसला करते हैं। एपिसोड के अंत में 11 ट्रांस से बाहर आती है और बताती है कि उसने विल का पता लगा लिया है। सभी बच्चे ये जानकर उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन तभी गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। हॉपर और जॉयस भी अब लैब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह एपिसोड शुरू होता है हूपर और जॉयस के साथ जो हॉकिंस नेशनल लैब के अंदर खड़े हैं। लैब का माहौल अजीब और डरावना है। दीवारों पर हल्की हल्की कंपन महसूस होती जैसे कुछ बड़ा अनहोनी होने वाली हो। जॉयस बेहद बेचैन है क्योंकि उसका बेटा विल अब भी अपसाइड डाउन में फंसा हुआ है। हूपर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता बता रही है कि स्थिति बेहद खतरनाक है। लैब के अधिकारी हूपर और जॉयस को रोकना चाहते हैं, लेकिन हूपर अपने पुलिस बैच का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाने की अनुमति ले लेता है। दोनों गेट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ अपसाइड डाउन का प्रवेश द्वार मौजूद है। प्रवेश द्वार के पास पहुँचते ही वहाँ का दृश्य और डरावना हो जाता है। काले चिपचिपे जीव दीवारों पर रेंग रहे होते हैं। हवा में अजीब सी गंध फैली होती है। हूपर और जॉयस अपसाइड डाउन में प्रवेश करते हैं। वहां का वातावरण एकदम धुंधला और अंधकार में है। पेड़ पौधे सूखे और विकृत लगते हैं। हर तरफ सड़ांध भरी हवा और अजीब सी ध्वनियां सुनाई देती हैं। हूपर को अचानक अपने अतीत की याद आ जाती है। उसकी बेटी सारा की मौत का दृश्य उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है और जॉयस के साथ आगे बढ़ता है। वहां चलते हुए उन्हें अजीब जीवों के पदचिह्न नजर आते हैं। जॉयस घबरा जाती है, लेकिन हूपर उसे दिलासा देता है। अचानक एक बड़ा परजीवी जैसा जीव उनके पास से गुजरता है। हूपर अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन जॉयस उसे गोली न चलाने का संकेत देती है। वे छिपकर जीव के गुजरने का इंतजार करते हैं। इसी दौरान माइक, डस्टिन, लुकास और 11 स्कूल के अंदर छिपे हुए हैं और उसके लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे एक क्लासरूम में छिप जाते हैं, लेकिन ब्रेन के लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं। डस्टिन एक स्मार्ट चाल चलते हुए फायर अलार्म बजा देता है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। 11 की हालत खराब हो रही है, लेकिन वह अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए खड़ी होती है। डेमोगोर्गन अचानक स्कूल में प्रकट होता है। बच्चे घबरा जाते हैं। डेमोगोर्गन की भयंकर गर्जना से क्लासरूम की खिड़कियां टूट जाती हैं। 11 अपनी पूरी ताकत जुटाकर डेमोगोर्गन का सामना करती है। वह उसे हवा में उठाकर जोरदार धमाके के साथ दूर फेंक देती है, लेकिन इस संघर्ष में 11 बुरी तरह कमजोर हो जाती है। माइक उसके पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। 11 उससे कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। अपसाइड डाउन में हूपर और जॉयस को विल का घर दिखाई देता है। वहां का दृश्य भयानक है। दीवारों पर काले जीव रेंग रहे हैं और फर्श पर अजीब सी लताएं फैली हुई हैं। जॉयस जोर जोर से विल को पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। हूपर को एक सुराग मिलता है और वे एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते हैं। सुरंग के अंत में विल एक दीवार से बंधा हुआ है। उसकी हालत बेहद खराब है। हूपर तुरंत उसे बाहर निकालता है। विल की सांसें धीमी हो चुकी है। जॉयस रोने लगती है। हूपर सीपीआर देकर विल को बचाने की कोशिश करता है। जॉयस लगातार विल का नाम पुकारती है। काफी कोशिशों के बाद विल की सांसें लौट आती हैं। जॉयस खुशी के आंसू बहाने लगती है। हूपर राहत की सांस लेता है। हूपर और जॉयस विल को लेकर लैब से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और कहते हैं कि वो अब सुरक्षित है।
माइक, डस्टिन और लुकास भी विल से मिलने आते हैं। हालांकि एक बात साफ हो जाती है, एलिवन कहीं नजर नहीं आ रही है। माइक उदास हो जाता है, लेकिन उसे विश्वास है कि एलिवन कभी न कभी वापस आएगी। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि विल अपने घर में है, वह खाने की मेज पर बैठा है, लेकिन अचानक उसे अजीब सी चीजें नजर आने लगती हैं। वह बाथरूम में जाकर खांसता है और उसके मुंह से एक छोटा सा परजीवी जैसा जीव निकलता है। विल घबरा जाता है, लेकिन खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही शानदार कहानियों का अनुभव मिलता रहे।